आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से। पहले ये गोली सतह होते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो आपको जो है दो चित्र दिख रही होगी, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। दोनों चित्र में एक अंतर आपको दिख रही होगी। ये वाला जो चित्र है दोस्तों, जिस मिरर को जो है हम लोग अपने गाड़ियों में उपयोग करते हैं, ऐसा आपको दिखलाई पड़ रही है ना। और उभरी हुई आपको दिखलाई पड़ रही है, उभरी हुई दिखलाई पड़ रही है। उस प्रकार के जो मिरर होते हैं उसको हम हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहें तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से आपको दूसरा जो दर्पण है वो दिखलाई पड़ रही है, वो गहरी है, मतलब थोड़ी सी उसकी सतह जो है दबी हुई दिखलाई पड़ रही है। इस वजह से इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर। अब देखिए इनका उपयोग किस प्रकार से होता है। किसी जगह प्रकाश किरण को अगर हमें एकत्रित करना है एक जगह, उस स्थिति में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। परंतु प्रकाश किरण को अगर फैलाना है उस जगह हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। तो ये तो हो गया दो गोली सतह, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस प्रकार की संरचना जो है आप कहाँ देखे होंगे। तो आप जो है इस प्रकार की संरचना जो अवतल दर्पण है ना, घर में आप सभी देख जानते हैं, सब्जी बनाते हैं तो एक विशेष प्रकार का जो चम्मच है जिसको कहा जाता है करछुल, और करछुल को जो है बनावट इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। अब आइए देखते हैं ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्रकाश किरण को फैलाता है और किस प्रकार से प्रकाश किरण को एक जगह एकत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों, गोली दर्पण जो होता है उनमें आपको दिख रहा होगा एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में इस साइड आपको ब्लैक कलर में जो दिख रही है वो पूरा पॉलिश है, वो अंदर की ओर है, और चमकदार सतह ये वाली सतह जो है चमकदार सतह है। तो दूर से जब प्रकाश किरण आ रही है तो इस एक जगह क्या कर रही है, उसको एक जगह उसे फोकस कर रही। दोस्तों आप देख पा रहे हो फोकस कर रही है, इसी वजह से उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण आ रही है तो उसे उत्तल दर्पण क्या कर दे रही है, उसे उत्तल दर्पण फैला दे रही है। देखिए, है ना। अब उस प्रकाश किरण के आभासी किरण जहां से वो परावर्तित हो रही है, देखिए यहां से परावर्तित हो रही है, उसे मैं पीछे ले जाता हूं सभी को, तो वो एक बिंदु पर मिलती हुई दिखलाई पड़ती है। अगर हम उत्तल दर्पण पे देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई प्रकाश किरण उस दर्पण के अंदर से निकल रही है और अंदर में एक बिंदु दिखलाई पड़ेगा। वही जो है उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु होता है दोस्तों। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे अंतर क्या होता है, तो आप देखे होंगे जो अवतल दर्पण होता है ना, उसमें प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे उत्तल दर्पण पे, तो उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा छोटा बनेगा वस्तु से और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा और उल्टा। अब इनका उपयोग भी अलग अलग जगह होता है इनके गुणों की वजह से। तो आप देखेंगे अवतल दर्पण जो होगा ना, उसका उपयोग जो है नाई की दुकान पे आपको देखने को मिलेगी, डेंटिस्ट के पास जो है आपको देखने को मिलेगी, और टार्च लाइट में फैलाने के लिए, प्रकाश किरण को फैलाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, बड़ा बनने की वजह से डेंटिस्ट जो है इसको उपयोग करता है, दांत के पास उसको ले जाता है, छोटा सा अवतल दर्पण उसके पास मौजूद होता है, तो छोटा दांत जो है उसको थोड़ा बड़ा दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार नाई की दुकान में जो दर्पण लगी होती है ना बड़ी सी, वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलती रहती, परंतु वो अवतल दर्पण होती है। क्योंकि अवतल दर्पण, कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है किसी का, तो उसका छोटा सी बाल जो है बचा है वो उसे बड़ा दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तल दर्पण जो होता है वो कहाँ यूज होता है, वाहन में, साइड मिरर के रूप में जो है वाहन में यूज किया जाता है दोस्तों। साइड मिरर इस वजह से होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा दिखता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा जगह को वो देख सकता है। इस वजह से उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर के लिए। ये छोटा दिखलाई पड़ेगा आपको, परंतु ज्यादा जगह को जो है वो आपको दिखलाई दे सकता है। इस वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के लिए किया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में चित्र के माध्यम से हम आगे समझेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पास दो प्रकार के गोली दर्पण जो है लिया गया है, आपको दिखलाई पड़ रही होगी। इस प्रकार जो अंदर की ओर इसमें पॉलिश हुई है, इसका मतलब ये हो गया उत्तल दर्पण।
यहाँ बाहर की ओर पॉलिश हुई है और अंदर की ओर है, इसका मतलब ये हो गया अवतल दर्पण। अब आपको ये समझना है, देखिए ये पूरा एक गोले का भाग है ना, किसी भी गोले का ही तो दर्पण बना हुआ है। जैसे यहाँ से इसको कटिंग कर दिया गया है, वैसे ही इस जगह को कटिंग करके इस भाग को, इतना भाग को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, वो एक अलग दर्पण बन गया। इसी प्रकार के किसी गोले के भाग होने की ही वजह से ही दोस्तों इसे गोली दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को। तो देखिए कुछ इनमें महत्वपूर्ण बिंदु है जिनकी जानकारी हमें रखनी आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे जैसे गोली दर्पण है, उसमें बीचों बीच क्या होता है, एक केंद्र पाया जाता है, जो यहाँ पास आपको दिखलाई पड़ रही होगी, और इसमें जो है आपको दिखलाई यहाँ पास पड़ रही है। इसे ही ध्रुव कहा जाता है। उस दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव, या इंग्लिश में कहें तो उसे हम पोल कहते हैं। अवतल दर्पण पे भी होता है और उत्तल दर्पण पे भी होता है। उसी प्रकार से ये दर्पण जो होता है वो किसी ऐसे गोले का भाग होता है जिसका बीच का जो है ये केंद्र होता है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, और उसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ये जो है इस गोले का भाग है, आपको दिखलाई पड़ रही होगी। उसी प्रकार इस गोले का भाग है, ये बीचों बीच यहां से अगर हम नापे तो वो जो त्रिज्या जो है ना वो चारों तरफ बराबर होगी। यहां से अगर हम नापते हैं त्रिज्या चारों तरफ बराबर है, इसका मतलब इस केंद्र से ये पूरा एक गोले का केंद्र हो गया। तो यही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, या इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। उसी प्रकार से यहां तक की लंबाई या फिर केंद्र से ये पोल तक की लंबाई जो है उसी को वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी प्रकार जो बीचों बीच ये लाइन जो गुजर रही है ना, इससे बीचों बीच ये लाइन गुजर रही है, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, या इंग्लिश में कहें तो मेन एक्सिस कहा जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से आप देखिए इसमें इस जगह एम और इस जगह एम डेस में बना लेता हूं, तो आप देखेंगे यहां से यहां तक के जगह में ही कोई प्रकाश किरण या किसी प्रतिबिंब का रचना हो सकती है ना। बाकी जगह तो नहीं हो सकती, जहां तक उसका खुला हुआ जगह है वहीं तो हो सकती है। तो जो खुला हुआ जो जगह आपको दिखलाई पड़ रही है ना, उस खुले हुए जगह को ही क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। इंग्लिश में कहें एपर्चर कहा जाता है। तो खुली हुई जो जगह है उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वारक कहते हैं। उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी वक्रता केंद्र तो यहां पास हो गया, तो एक उसमें बिंदु होता है फोकस बिंदु, जिसे हम एम से एफ से प्रदर्शित करते हैं। कोई प्रकाश किरण अगर आ रही है इस ओर, कोई प्रकाश किरण, तो वो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से ही होकर के गुजरती है। कहां से होकर के, फोकस बिंदु से ही होकर के। इसी वजह से उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से फोकल पॉइंट जो है फोकस बिंदु, फोकल लेंथ तो एफ से पी तक की दूरी, जैसे यहाँ पास एफ है और इस एफ से ये पी तक की दूरी जो है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। उसी प्रकार सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी। उसी प्रकार रेडियस, त्रिज्या जो है, पोल पी। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जिन्हें हमें जानना आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, ध्रुव ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र ध्रुव कहलाता है। तो गोली जो दर्पण था उसके परावर्तक सतह का बीचों बीच का जो केंद्र है ध्रुव कहलाता है, और इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाता है, गोली दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है। किसी भी कांच के एक गोले का भाग होगा, है ना, कोई गोली दर्पण बना हुआ है वो, तो परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है, इसलिए गोले का केंद्र कहते हैं। तो जो केंद्र होगा वो गोले का ही केंद्र होगा, और या फिर उस जो सतह बना हुआ है जो दर्पण है उसका केंद्र होगा, तो उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे गोली दर्पण जिस गोले से बना हो उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब भाई उसका कोई त्रिज्या होगा, रेडियस जिससे बना होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे कहते हैं, और इसे आर से हम प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगी बिंदु P तथा F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसे मान के चलिए ये जो है मैं बाहर पॉलिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये अवतल दर्पण हो गया, है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो यहां पास है बिंदु हमारा P और इस जगह हो गया फोकस बिंदु। तो क्या बोल रहा है, बिंदु P तथा F के बीच की दूरी, तो यहां से लेकर के इस जगह की दूरी क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। उसी प्रकार
इसको अगर बढ़ाया तो ये जो होगा हमारा सी, वक्रता केंद्र। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है मुख्य बिंदु होते हैं जिन्हें आपको जानकारी रखना आवश्यक है। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, तो किस प्रकार से ये चिन्ह जो है बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, गोली दर्पण पर चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से होती है, कोई प्रतिबिंब बनता है तो इसमें जो है मुख्य अक्ष जो गुजर रही है उसे हम जो है एक्स एक्सिस मानते हैं, और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे मैंने ऐसा आर्डर लाइन जो है यहाँ पर खींचा हुआ है, इसे हम वाई एक्सिस मानते हैं। तो ये जो है दोस्तों कॉन्केव मिरर के लिए है ये वाला, और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी कि उत्तल दर्पण के लिए, और ये जो है हमारा अवतल दर्पण के लिए। ये आपतित किरण की दिशा होती है ना। किसी भी दर्पण के सामने से ही प्रकाश किरण आएगी उसे हम जो है आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने मोमबत्ती बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पास, ये जो है अवतल दर्पण के लिए। इस स्थिति में अगर कोई प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रही है तो उसे हम धनात्मक में मान रखेंगे, और नीचे की ओर बन रही है इस मुख्य अक्ष से तो उसे हम ऋणात्मक में मान रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पास देखिए मैंने लाइन खींचा हुआ है वाई एक्सिस, है ना। इस वाई एक्सिस के अंदर यानी दर्पण जो है पोल, इस पोल के इस पार लेफ्ट साइड अगर बायां साइड हो रहा है तो उसका मान आएगा ऋणात्मक में, और अगर वो दायां साइड हो रहा है तो उसका मान हो जाएगा धनात्मक में। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी होता है दोस्तों। ऊपर की ओर है अगर मान तो वो जो आ जाएगा धनात्मक में, और नीचे आ रहा है तो उसका मान आ जाएगा ऋणात्मक में, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है, जैसे कोई यहाँ पास वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु के लिए भी मान वही होता है। जो ये वाई एक्सिस के इस साइड आएगा वो सभी मान आएंगे ऋणात्मक में, और वैसे ही वाई एक्सिस के दाईं ओर आएगा वो सभी मान आ जाएंगे धनात्मक में। इसी प्रकार से हमें जो है कोई भी चिन्ह को लेना पड़ता है। अगर हम फार्मूला के तहत अगर किसी की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या फिर कितना बड़ा जो है वस्तु बन रहा है ये सब देखते हैं, उस समय हमें ये चिन्ह को हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सा प्रतिबिंब किस ओर बन रही है। उस अनुसार हम जो है उस प्रतिबिंब को पॉजिटिव में या फिर माइनस में प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपको अगली वीडियो जो है किस प्रकार से प्रकाश किरण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से होकर गुजरती है, किस प्रकार से प्रतिबिंब की रचना होती है, ये अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।